आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 3 का, और इस सबक का उन्वान है मुख्तसर अफसाना। बच्चों इस सबक के अंदर कई मुसन्निफ़ीन के लिखे हुए अफसाने दे रखे हैं और साथ ही मुख्तसर अफसाना की तारीफ़ दी हुई है। हमने सबक के पहले हिस्से के अंदर मुख्तसर अफसाने के हवाले से अहम मालूमात हासिल की। मुख्तसर अफसाना क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है, उर्दू अदब में इसकी तारीख़ क्या है, और इसके बाद उर्दू अदब के मुसन्निफ़ीन जिन्होंने अफसाने लिखे हैं और मुख्तसर अफसाने को उरूज पर पहुंचाया, उनके हवाले से भी हमने सबक के पहले हिस्से में मालूमात हासिल की थी। इसके बाद के हिस्सों के अंदर हम कई मुसन्निफ़ीन के जो अफसाने यहाँ पर दे रखे हैं उन अफसानों का मुताला करेंगे और मुसन्निफ़ के हवाले से भी हम मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ मैं सबक का तीसरा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से के अंदर बलवंत सिंह का अफसाना लम्हे दिया गया है और यहाँ पर हम लम्हे का मुताला करेंगे। बच्चों बलवंत सिंह का लिखा हुआ ये अफसाना है और बहुत खूबसूरत अफसाना है। ये इंसानी हमदर्दी, इंसानियत के जज्बात का पैरोकार अफसाना है। इस अफसाने के अंदर बच्चों हमदर्दी को बढ़ावा दिया गया है, इंसानियत के जज्बात को बढ़ावा दिया गया है और रूमानियत के एहसास को बढ़ावा दिया गया है। अफसाने के अंदर जो इसका हीरो है किरदार, उमाकांत इसका नाम है, जो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, बस का सफ़र करता है, रूमानियत से भरा हुआ है, इश्क और मोहब्बत उसके जज्बात उसके दिल में भरे हुए हैं। बस का सफ़र करता है और सोचता है कि किसी खातून से, किसी औरत से मुलाकात हो जाए, किसी लड़की से मुलाकात हो जाए तो उसका बस का सफ़र आसानी से गुजर जाए, आसानी से ख़त्म हो जाए, क्योंकि रूमानियत से भरा हुआ किरदार है ये और इश्क की मिजाजी इसके अंदर है, आशिक मिजाज है। तो ये इस तरह से अपना सफ़र कम करना चाहता है, अपने सफ़र को, लम्हों को गुजारना चाहता है। वहाँ इसकी मुलाकात एक ख़ातून से होती है जो बहुत खूबसूरत है और महज़्ज़ब भी है, खूबसूरत भी है और महज़्ज़ब भी है। उस खातून से मुलाकात होती है, उसके साथ ये लम्हे गुजारता है और वो लम्हे इसकी ज़िंदगी के ऊपर असर छोड़ते हुए निकल जाते हैं। उसमें रूमानियत का एहसास है, उसमें अपनेपन का एहसास है, उन लम्हों के अंदर हमदर्दी का एहसास है। बातों में बात चलती हुई है और वाक़या निकल कर आता है हमारी आज़ादी के वक्त जब मुल्क की तकसीम हुई थी। हमारा मुल्क दो हिस्सों में बढ़ गया था, एक हिस्सा पाकिस्तान की तरफ चला गया था और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान की तरफ चला गया था। वो वाक़या निकल कर आता है और उस वाक़े से दोनों मुतासिर हैं। उमाकांत भी उस तकसीम के वाक़े से मुतासिर है और वो खातून भी उस वाक़े के दौरान हुए फसादात से अपने आप के अंदर ज़ख्म खाए हुए है। मुसन्निफ़ दोनों की मुलाकात के ज़रिए मुसन्निफ़ हमें बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ा जो काम है वो इंसानी हमदर्दी का काम है। इंसानी हमदर्दी के अलावा कुछ नहीं है। इंसानियत के जज्बात इस अफसाने के अंदर उभारने की कोशिश बलवंत सिंह ने की है। बच्चों इस अफसाने लम्हे का मुताला करेंगे और उसी अंदाज में करेंगे जिस अंदाज में बलवंत सिंह ने लिखा है। मुश्किल अल्फाज जो हैं वो साथ में ही दिए गए हैं, उन्हें आपको लिख लेना है और अफसाने का बड़े गौर से आपको मुताला करना है। शुरू करते हैं हम। यहाँ सोम का दिन बताया गया है। सोम का यानी पीर का दिन, सोमवार का दिन, मंडे जिसे हम कहते हैं, उस दिन के यहाँ पर बात हो रही है और जो मेन किरदार है वो उमाकांत का किरदार है। उमाकांत इसका नाम है। ये कहता है, यूँ तो मैं अपने दोस्तों की बहुत कद्र करता हूँ, लेकिन कभी कभी जी चाहता है कि दोस्तों की सूरत तक ना दिखाई दे और मैं महज अपने लिए ही होकर रह जाऊँ। ये उमाकांत का किरदार की बयानी अफसाना बयान कर रहे हैं। बलवंत सिंह का अंदाज़ दूसरे अफसाना निगारों से अलग है, अलग हटकर आप अपनी तख्लीक लिखते हैं और यहाँ पर उमाकांत की ज़ुबानी वो अफसाना बयान करा रहे हैं और वो कहते हैं कि उमाकांत कह रहा है कि यूँ तो मैं अपने दोस्तों की कद्र करता हूँ, यानी दोस्तों की इसको कद्र भी है, लेकिन ये अपने लिए भी कुछ वक्त चाहता है। ये चाहता है कि कुछ वक्त उसको ऐसा मिले कि जब दोस्त उसके करीब नहीं हो, दोस्त उसके पास नहीं हो और वो सुकून से सिर्फ अपने बारे में ही सोच सके, अपने बारे में ही वो बातें कर सके, यानी थोड़ा वक्त वो अपना खालीपन के साथ चाहता है। मेरे दोस्तों की तादाद बहुत कम है, इसलिए मुझे ऐसे दिन भी मैसर आ जाते हैं।
ये कह रहा है कि मेरे दोस्त कम हैं, तो मुझे ऐसे दिन भी मिल जाते हैं कि मैं खाली बैठकर सिर्फ अपने आप से गुफ्तगू कर सकूं और अपने ख्यालात में मैं गुम हो जाऊं। सुकून से बैठने का मौका मेरे को मिलता रहता है। बच्चों, जब दोस्त होते हैं और बहुत सारे दोस्त होते हैं तो फिर इंसान खुद के बारे में नहीं सोच पाता, खुद के बारे में वो वाबस्ता नहीं हो पाता, अपने ख्याल से वाबस्ता नहीं हो पाता। हमेशा दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, मटर गश्ती में वक्त गुजरता चला जाता है। तो जो संजीदा किस्म के लोग होते हैं उनके दोस्त कम होते हैं। जो सोचते हैं, जिनके अंदर जज्बात की भरमार होती है, वो कम दोस्त रखकर लेकिन ऐसे दोस्त रखते हैं जो उनके ऊपर जान छिड़कें और ज़्यादा वक्त वो खुद को जानने के अंदर, खुद की छानबीन के अंदर ही गुजारते हैं। अब जिस रोज़ का जिक्र कर रहा है तो उमाकांत कहता है, जिस रोज़ का मैं जिक्र कर रहा हूं वो इसी किस्म का दिन था। यानी उसके दोस्त उसके पास नहीं थे, वो खाली था, उस दिन बगैर दोस्तों के था। पेशतर इसके कि कोई दोस्त मेरे मकान पर पहुंचकर उमाकांत उमाकांत के नारे लगाता, मैं चाय से फारिग होकर घर से निकल खड़ा हुआ। तो ये बगैर दोस्तों के भी दिन गुजारना चाहता है और ये कहता है कि मेरे दोस्त कम हैं, तो ऐसे दिन भी मुझे मैसर हो जाते हैं। और ऐसा ही एक दिन इसको मिला, ये अकेला था, कोई दोस्त करीब नहीं था, तो दोस्तों के आने से पहले ही ये घर से निकल गया, चाय से फारिग हुआ और ये बाहर की तरफ निकल गया। कहीं जाना था इसे तो ये अपने काम से निकल गया। वरना अगर दोस्त आ जाते तो फिर वही इसका मसरूफियत बढ़ जाती, दोस्त इसको पुकारते, नारे लगाते, उससे पहले ही, दोस्तों की आवाज़ लगाने से पहले ही ये घर से निकल गया। न बीवी, न बच्चे, न मुलाजिमत, न कारोबार, न खुशी, न गम, अजब वीरान कैफियत में ज़िंदगी बसर हो रही थी। बच्चों, ये बहुत गहरी बात बताई जा रही है इसके अंदर, क्योंकि ये जो वक्त दिया गया है, ये अफसाने के अंदर जो दौर है, अफसाने का जब हम मुताला कर रहे थे तो मैंने आपको ज़मा व मका के बारे में बताया था। अफसाने का अहम जुज़ू है ये, जिसमें उस ज़माना बताया जाता है, वो दौर बताया जाता है कि किस दौर का ये अफसाना है। तो यहाँ पर वजाहत कर दी गई है, बलवंत सिंह ने बता दिया गया है, ये वो दौर है कि जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई थी, हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। तो उस वक्त कई लोगों के काम छूट गए थे, कई लोगों के घर बार छूट गए थे, काफ़ी बर्बादी और काफ़ी खून खराबा उस दौर के अंदर हुआ था। उस दौर वो दौर जो है इंसानियत के ऊपर एक धब्बे की तरह दौर था। तो ये उमाकांत भी अपना शहर छोड़कर आया था, अपना घर बार छोड़कर आया था, जो पेशावर में इसका रहना था, इसका कारोबार था, ये कारोबार छोड़कर हिंदुस्तान में, दिल्ली में आकर बस गया था। तो अब ऐसे हाल हैं कि ना तो इसकी कोई शादी हुई है, क्योंकि अभी कम उम्र है, जवान है अभी, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना मुलाजिमत है, यानी नौकरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कारोबार है, ना खुशी, ना गम। अब ना ही इन हालात से उसको खुशी हो रही है और ना ही वो अपने हालात के ऊपर रंजीदा है, ना ही उसको गम हो रहा है। अजब वीरान कैफियत में ज़िंदगी बसर हो रही है, मेरी बेकारी से घर वालों की नाखुशी के बाइस दिल पर उदासी छाई रहती है। बाइस यानी वजह से। तो ये बेकार है बेचारा, कोई काम नहीं है इसके पास, और काम नहीं होने की वजह से घर वाले इससे थोड़ा खफा रहते हैं, नाराज़ से रहते हैं, और घर पे उस वजह से मायूसी छाई रहती है, खामोशी छाई रहती है। कोई जिम्मेदारी ना होने की वजह से दिमाग हल्का रहता है। अपनी बीवी ना होने के सबब से जहन पर रूमानियत का तसल्लुत था। तसल्लुत यानी चढ़ जाना, उसके ऊपर मुसल्लत हो जाना। तो कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं थी, ना शादी हुई थी, ना बच्चे थे, ना कारोबार था, ना उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी थी, ना उसकी ज़िंदगी में कोई गम था। बस वो आराम से अपनी ज़िंदगी को जैसे गुजर रही है उसी अंदाज में वो ज़िंदगी गुजार रहा था। हाँ, घर वाले उससे ख़िलाफ़ थे, क्योंकि कोई कुछ काम नहीं कर रहा था, कोई काम उसके पास नहीं था, तो इस वजह से घर में उदासी छाई रहती थी, और ज़िम्मेदारी नहीं होने की वजह से इसका दिमाग हल्का रहता था। और साथ ही इसके बारे में बता दिया रहा है, कैफियत बता रहे हैं इसकी, कि अपनी बीवी ना होने की वजह से, यानी शादी ना होने की वजह से इसके ऊपर हमेशा रूमानियत का जज्बा तारी रहता था। तसल्लुत को मैंने बताया चढ़ा रहता था, रूमानियत इसके ऊपर हावी रहती थी, चढ़ी हुई रहती थी। और रूमानियत का मतलब है इश्क और मोहब्बत के जज्बात, रूमानियत इश्क मिजाजी। तो इश्क की कैफियत इसके दिमाग के ऊपर चढ़ी रहती थी, जज्बात इसके उभर कर सामने आ रहे थे, और हर जगह ये कोशिश करता था कि किसी खातून से मुलाकात हो और ये अपने इश्क के जज्बे को किरदार तक पहुंचा सके।
सोम के दिन मैंने बताया बच्चों, मैंने आपको पीर का दिन आपको लिख लेना है, और तसल्लुत यानी चढ़ना, हावी होना, और रूमानियत इश्क मिजाजी। मुश्किल अल्फाज यहाँ भी दे रखे हैं और कुछ मैं बताता जा रहा हूँ, उन्हें आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखते जाना है। आगे आते हैं। अब ये जब घर से निकल गया, अभी आपको कैफियत बता दी इसके दिल की, क्या कैफियत है, किस तरह के जज्बात इसके दिल के अंदर मौजूद हैं, उसके बाद इसका सफ़र बयान किया जा रहा है। बस स्टैंड पर पहुंचकर देखा कि कनॉट पैलेस जाने के लिए बस तैयार खड़ी है। इसको कनॉट पैलेस जाना है, बस तैयार खड़ी है। अंदर इक्का दुक्का मुसाफिर बैठे हैं। कोट के कॉलर दुरुस्त करता हुआ बस के अंदर दाखिल हो गया। बस खड़ी हुई है, कुछ सवार बस के अंदर बैठे हुए हैं, ये भी अपना कोट का कॉलर ठीक करता हुआ बस के अंदर दाखिल हो गया है। 8 बजे थे, सुबह 8 बजे का वक्त है। भला सर्दी के मौसम में किसी को क्या पड़ी थी कि घर की गर्म फिजा से निकलकर बाहर को उठ भागे। सर्दी का मौसम बता दिया गया है, सर्दी का मौसम है, सुबह के 8 हैं, तो उस वक्त अमूमन कोई घर से बाहर नहीं निकलता है, कोई बहुत ज़रूरी काम ही हो तभी अपने गर्म बिस्तर छोड़कर लोग बाहर निकलते हैं, वरना सर्दियों के अंदर सुबह 8 बजे कोई भी सफ़र के लिए रवाना नहीं होता। तो इसलिए वो बस खाली ही पड़ी थी, बस के अंदर ज़्यादा लोग बैठे नहीं थे, कुछ लोग थे, मर्द थे और कुछ खातून थी। चुनांचे बस में एक अजीब सुकून तारी था, तो इसलिए बस में शांति थी, सुकून था, कोई शोर शराबा, कोई शोरगुल नहीं था। चंद लोग एक दूसरे से परे परे बैठे, परे परे यानी दूर दूर बैठे हुए, परे परे बैठे धीरे धीरे बातें करने में महू थे। महू यानी गुम, लीन थे बातें करने के अंदर, बिल्कुल डूबे हुए थे, गर्क हो रहे थे, उनको किसी की तरफ ध्यान नहीं था, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो दूर दूर लोग बैठे हुए थे और वो भी आपस में अपनी गुफ्तगू के अंदर बिजी थे, महू थे। मैंने पहले औरतों और लड़कियों का जायजा लिया। अब जब बस में चढ़ा तो इसने देखा कि पहले लोग बैठे हुए हैं कि कौन कौन बस में बैठा हुआ है, सबका ये जायजा ले रहा है। तो पहले इसने औरतों और लड़कियों का जायजा लिया। 3 लड़कियां थी और 2 औरतें थी बस में। लड़कियां गोरी थी, 2-2 चोटियां, आंखें बड़ी ना छोटी, बातें मीठी ना फीकी। ये इसने लड़कियों की खुसूसियात बयान कर दी कि जो लड़कियां बस में बैठी हुई थी, 3 लड़कियां थी बस के अंदर और 2 औरतें थी। 3 लड़कियों के बारे में बता रहा है कि 2-2 चोटियां बांध रखी थी उन्होंने, आंखें ना तो ज़्यादा बड़ी थी और ना ही बिल्कुल छोटी थी, ठीक ठाक तवाजुन के मुताबिक इनकी आंखें थी, और बातें जो आवाज़ आ रही थी इनकी तो ना तो वो फीकी थी और ना ही वो मीठी थी, तो इन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। दूसरी औरत की जानिब देखा, 2 औरतें बैठी हुई हैं, एक औरत की जानिब देखा तो ये एकदम से उसका चेहरा देखकर घबरा गया और घबराहट में इसके मुंह से निकलता है, हरे राम, वो तो सूरज से बिल्कुल आया लगी, शायद सचमुच की आया हो। आया यानी नौकरानी, बच्चों को संभालने वाली, कामकाज करने वाली घरों में। खैर, अब एक औरत का जायजा लेना बाकी था। वो मेरी जानिब पीठ मोड़ के बैठी ही थी, उसके कंधे पर नन्हे बच्चे का सर टिका था और एक बच्ची सामने की सीट पर बैठी थी, गोया वो कम से कम 2 बच्चों की माँ थी जो दूसरी औरत बैठी हुई थी। तो बस में चढ़ गया, वो सभी का जायजा ले रहा है, कुछ लोग भी बैठे हुए हैं और बातें करने में मशगूल हैं, साथ ही कुछ खवातीन और लड़कियां भी हैं। 3 लड़कियां बैठी हुई हैं, वो भी अपनी बातों में मसरूफ़ हैं। 2 औरतें हैं, उसमें से एक औरत जो थी वो उसको आया जैसी लगी, नौकरानी जैसी बदसूरत लगी। खौफ खा गया उसका चेहरा देखकर और राम का नाम लेकर उसने दूसरी तरफ मुंह किया, दूसरी औरत का जायजा लिया तो वो औरत उसकी तरफ पीठ करके यानी बस की खिड़की की तरफ बैठी हुई थी और वो बाहर की तरफ देख रही थी। उसके कंधे से एक बच्चा लगा हुआ था और करीब ही एक लड़की भी बैठी हुई थी। तो वो साफ पता चल रहा था कि ये दोनों इसके बच्चे हैं और ये इनकी मां है, 2 बच्चों की मां है ये। दिल पर मायूसी का जज्बा तारी होने लगा, उसके दिल पर अब मायूसी होने लगी क्योंकि उसके दिल के अंदर रूमानियत के जज्बात भरे हुए थे। वो चाहता था कि कोई ऐसी खातून मिल जाए, कोई ऐसी लड़की मिले कि जिससे बातचीत करके वो अपने इन लम्हों को आसानी से गुजार सके, अपने दिल को तफरीह दे सके, मज़ा दे सके। तो इस अंदाज में ये उसकी ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हुई और वो पूरी नहीं होने की वजह से कोई सही तरीके की कोई खातून या और लड़की नहीं मिलने की वजह से उसके दिल पर मायूसी का जज्बा तारी होने लगा। 20-25 मिनट का ये सफ़र यूं ही कट जाएगा, दिल बहलाए कि कोई हसीन सूरत दिखाई ना देगी।
क्या ये सफ़र जमाहिया लेते ही बिताना पड़ेगा। ये बच्चों हमारी तहज़ीब के ज़वाल आमादा फितरत भी बताई जा रही है कि हम किस तरह की सोचो फ़िक्र रखते हैं, हमारे मुआशरे के अंदर लोग किस तरह की सोचो फ़िक्र रखते हैं। रूमानियत भरी हुई रहती है, नुस्वानियत भरी हुई रहती है हमारे किरदारों के अंदर, और उनसे हम दूर भी नहीं हो सकते, उसी के अंदर हम लिपटे हुए, उसी के अंदर हम जमे हुए रहते हैं। हालांकि ये तरीक़े गलत हैं, गलत अंदाज है ये। तो अब ये उमाकांत सोच रहा है कि पूरा का पूरा सफ़र उसका इसी तरह से मायूसी में कटेगा, कोई मज़े के लिए उसको नहीं मिला है साथ में जिसके साथ वक्त गुजार सके, बातचीत कर सके। लेकिन अब बस में सवार तो करना ही था, उसको जाना तो था ही कहीं, तो वो उसके साथ सवार हो गया, बैठ गया। सोचा अगर 2 बच्चों की माँ बदसूरत है तो अपनी बहनों से बढ़कर क्या होगी। ये 2 बच्चों की माँ है, अगर ये बदसूरत है, क्योंकि उसने अभी तक सूरत नहीं देखी थी इसकी, बोला ये बदसूरत है तो अपनी बहनों से ज़्यादा क्या होगी, तो वो इस ख्याल करके वहीं बैठ गया। यही ना कि उनके बराबर होगी या ज़रा बेहतर, आखिर यही तय पाया कि उस खातून के ऐन पीछे वाली सीट पर डेरा जमाया जाए। अब उन्होंने सबका बस के अंदर सबका जायज़ा ले लिया कि किसके करीब बैठना है, किसके पास जाना है। कोई ऐसा नहीं मिला तो ये उस खातून जो 2 बच्चों के साथ थी उसके पीछे वाली सीट के ऊपर बैठ गया। पिछली सीट पर चुपके से बैठकर मैंने सर पर हाथ फेरते हुए बालों की तह जमाई और फिर इंतज़ार करने लगा कि वो ज़रा इधर उधर घूमकर देखे तो सूरत का जायज़ा लिया जाए। उसे अभी तक खिड़की के पास बैठी हुई उस खातून की सूरत नज़र नहीं आई है, उसकी पीछे वाली सीट के ऊपर ही बैठ गया है। वो अपने बच्चे को गोद में लिए हुए बाहर की तरफ ही नज़र गड़ाए हुए है, बाहर देख रही है। ये वहाँ पर बैठ गया, इसने धीरे से अपने बाल ठीक करे। बाल ठीक करने के बाद ये अब इस इंतज़ार में है कि ये इधर घूमे तो फिर मैं इसकी सूरत का भी जायज़ा लूँ, उसकी शक्ल व सूरत भी मैं देखूँ कैसी है। लेकिन वो इधर उधर देखे बगैर सामने की जानिब मुंह किए चुपकी बैठी रही। वो सामने देखती रही चुपचाप, इधर उधर उसने कोई नज़र नहीं की, यहाँ तक कि बस चल दी। मुझे बेचैनी सी महसूस होने लगी। बारे कंडक्टर ने आकर दाम तलब किया तो थोड़ी देर में ही थोड़े फासले से अचानक कंडक्टर आ गया और वो टिकट देने लगा, पैसे वसूलने लगा बस के अंदर सफ़र करने के। टिकट लेते वक्त ख्याल आया कि काश उस खातून से थोड़ी बहुत बातचीत हो चुकी होती तो उसके टिकटों के दाम देकर अच्छे खासे मुरासिम पैदा किए जा सकते थे। अब जब वो बैठा हुआ है तो वही आशिक मिजाजी उसके किरदार में है और वो ये सोच रहा है कि अगर इससे बात हो जाती थोड़ी इस खातून से तो मैं इसके भी टिकट के पैसे भी दे देता, जिससे हमारी गुफ्तगू और ज़्यादा अच्छी हो जाती और अच्छे रिश्ते कायम हो जाते। मुरासिम यानी रस्म की जगह मेल जोल ताल्लुकात, रिश्ता। तो ये सोच रहा है कि अगर ये मैं इससे पहले बोल लेती तो मैं अभी इसके भी पैसे दे देता टिकट के और इससे मैं अपनी तरफ माइल कर लेता, ये मुझसे खुश हो जाती और फिर हम बातचीत करते थे। तो ये अच्छे खासे मुरासिम पैदा करने की अपने तजवीज़ बता रहा है कि मैं इसके ज़रिए अच्छे खासे रिश्ते इससे पैदा कर सकता था। जब उसकी बारी आई तो उसने मुंह फेर कर देखा। अब कंडक्टर सबसे टिकट लेता जा रहा है, सबसे पैसे लेता जा रहा है। अब उस खातून की बारी आई है जो खिड़की की तरफ मुंह करे बैठी हुई थी, बच्चों को कंधे पर लगाए हुए है। उस खातून को अब टिकट खरीदना है तो टिकट खरीदने के लिए ड्राइवर की तरफ, कंडक्टर की तरफ मुंह करती है। तब उसका चेहरा उमाकांत को नजर आता है। रुखे रोशन का जलवा दिखाई दिया, दिल धक से रह गया। रुखे रोशन, चमकदार चेहरा, बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन वो खातून थी। उसका चेहरा जैसे ही इसने देखा तो इसका दिल धक सा रह गया, अचानक ये खामोश सा हो गया। वो वाकई बहुत हसीन थी, तारा सी आंखें, नाजुक लब और दरख्शां पेशानी। दरख्शां यानी चमकदार। तो वो जो खातून जब कंडक्टर की तरफ मुड़ी तो उसका चेहरा उमाकांत को भी नजर आया। बड़ी खूबसूरत खातून थी। उमाकांत खामोश हो गया, देखता का देखता ही रह गया उसको। उसका बताइए, तारीफ करिए किस तरह की खातून थी। तारा सी आंखें थी, चमकदार आंखें थी, नाजुक लब थे उसके और दरख्शां पेशानी थी यानी चमकदार पेशानी थी, तारों की तरह चमकदार पेशानी थी। खिलाफ उम्मीद, उम्मीद के खिलाफ उस औरत को हसीन पाकर हाथ पांव फूल गए। यहां मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है, हाथ पांव फूल जाना यानी कि घबरा जाना। अचानक कुछ ऐसा काम हो जाए जिसकी उम्मीद ना की हो तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, और हाथ पांव फूल जाने के माने हैं बच्चों घबरा जाना। तो उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये खातून खूबसूरत होगी,
उसने सोचा कि और लड़कियां बैठी हुई हैं, कोई ख़ास नहीं है। एक औरत और पहले नज़र आई थी, वो भी कुछ ख़ास नहीं थी, बल्कि बदसूरत और थी। तो इस खातून से भी उसको कोई उम्मीद नहीं थी कि ये खूबसूरत हो सकती है क्या। तो ये खामोशी से उसके पीछे बैठ गया था। लेकिन जब इसने इसका चेहरा देखा, बहुत खूबसूरत खातून वो थी। जब इसने उसको देखा तो इसके हाथ पांव फूल गए कि क्या सोच रहा था और किस तरह की खातून वो निकली है। अब मसला ये दरपेश था कि उससे गुफ्तगू क्यों कर शुरू की जाए। अब देख लिया उसने कि वो खूबसूरत खातून है, उससे अब गुफ्तगू की जा सकती है, उससे अपने वक्त को, अपने लम्हों को उसके साथ गुजारा जा सकता है। कौन सा मौजू मुनासिब रहेगा। अब सोच रहा है बात करने का तरीका कि मैं किस तरह से उससे बात शुरू करूं, किस तरह से गुफ्तगू शुरू करूं। मौजू का माने टॉपिक, किस टॉपिक के ऊपर बात की जाए कि वो मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए, मेरी बात सुनने लगे, मुझसे मुतासिर हो जाए। मौसम, अब खुद सोच रहा है कि मौसम के बारे में बात करें। फिर उसने खुद सोचा और फिर कहता है, लेकिन हिंदुस्तान में अभी मौसम के मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ करना खातिर ख्वाह नताइज पैदा नहीं कर सका। नताइज नतीजे की जमा, और खातिर ख्वाह जैसा हम चाहते हैं, हमारी मनपसंद। खातिर ख्वाह के माने लिख लेने हैं मर्जी के मुताबिक। तो अभी अगर हम मौसम के बारे में गुफ्तगू करें तो फिर वो मौसम की गुफ्तगू इतना मज़ा नहीं देगी, क्योंकि सर्दी का मौसम है, बहुत ठंड है, और ये कोई सुहावना मौसम नहीं है, ये कोई अच्छा मौसम नहीं है, और ना ही इस मौसम के ऊपर बात की जा सकती है। तो जैसा नतीजा वो चाहता था कि ये मेरी बातों के अंदर मुझसे मुतासिर हो जाए, मेरी तरफ तवज्जो देने लग जाए, तो वो इसको हासिल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फिर सोचता है, इस औरत से ये कहता कि आहा क्या ही खुशगवार मौसम है, महज बेकार होगा। अभी वो खुद अपने जहन के अंदर ही बातें करता चला जा रहा है। फिर सोचता है कि सिनेमा, एक्टर एक्ट्रेस, बसेज, सड़कें, नहीं, ये बाकी मुहमिल हैं। अलग अलग मौजू अपने दिमाग के अंदर सोच रहा है वो कि किस टॉपिक के ऊपर उस खातून से बात की जाए। वो सोचता है कि मौसम के बारे में बात करें, फिर खुद ही जवाब देता है कि इस वक्त मौसम ऐसा नहीं है कि जो बात करें, मुताबिक मौसम नहीं है। सोचता है कि सिनेमा के बारे में बात करें, किसी एक्टर के बारे में बात करें, बसों के बारे में, सड़कों के बारे में ही बात कर लेते हैं। लेकिन फिर उसका मन सोचता है, वो अपने मन के अंदर ही सोचता है कि ये सब खराब बातें हैं, बेकार बातें हैं। मुहमिल यानी बेमानी, जिसका कोई माने ना हो। तो ये खराब बातें हैं, बेकार बातें हैं, बेमानी बातें हैं, इसके ज़रिए उस खातून को मुतासिर नहीं किया जा सकता। इतने में औरत के शाने के साथ लगे हुए नन्हे बच्चे ने आंखें खोली और हैरत व इस्तजाब से इधर उधर देखने लगा। शाना यानी कंधा, कंधे के ऊपर जो बच्चों को उसने सुला रखा था। जब ये सोच ही रहा है, मन में इसके ख्यालात थे कि किस तरह से इससे गुफ्तगू शुरू की जाए, किस तरह से इस खातून से मुखातिब हुआ जाए। इतने में उस खातून के कंधे पर जो बच्चा लेटा हुआ था, उसकी आंख खुल जाती है और वो हैरत और इस्तेजाब के साथ, इस्तेजाब यानी ताज्जुब, हैरत और ताज्जुब के साथ हैरान होकर बस में इधर उधर जायज़ा लेने लग जाता है। बच्चा भी उठ गया है, अब वो बस में इधर उधर देख रहा है। इस्तेजाब के माने आपको लिख लेने हैं ताज्जुब। बड़ा प्यारा बच्चा था। मैंने उसके गाल पर हल्की सी चुटकी ली तो उसके छोटे छोटे होंठों पर मुस्कुराहट पैदा हो गई। अब इसको बात करने का मौका मिल गया, क्योंकि बच्चा उठ गया। बच्चे के गाल के ऊपर चुटकी भरते हुए कहा कि बड़ा प्यारा बच्चा है, और बच्चा उसके चुटकी भरने से, हल्के से गाल हिलाने से हंसने लग गया, खुश हो गया बच्चा। फिर मैंने दोनों उंगलियों से उसकी ठुड्डी को हल्के हल्के सहलाना शुरू कर दिया तो वो हंसने लगा। मैं जानता था कि उसकी माँ को इस बात का इल्म हो चुका है। बात करने का बहाना ढूंढ रहा था कि किस तरह से उस खूबसूरत खातून से गुफ्तगू शुरू की जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद जब उसको कोई मुद्दा नहीं मिला कि जिसके बारे में बात की जाए, तो उसने उस खातून के बच्चे से ही खेलना शुरू कर दिया। उसकी ठुड्डी पकड़ के हिलाने लगा कि वो हंसने लग गया। उसकी गाल पकड़ के कह रहा था कि बड़ा खूबसूरत बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा है। और उसको ये पता था कि जो हरकत कर रहा है, बच्चे के गाल हिला रहा है, बच्चे की ठुड्डी हिला रहा है, तो इसकी माँ को भी पता चल गया है, और माँ को ही वो बताना चाहता था कि वो गुफ्तगू करना चाहता था। तो बच्चे की माँ को पता चल चुका था कि बाहर वो शख्स बच्चे के गाल के ऊपर और ठुड्डी के ऊपर हाथ लगा रहा है और बच्चे से वो खिताब कर रहा है। बच्चे के कानों के पीछे दांत के निशान दिखाई दे रहे थे। मैंने जुर्रत से काम लेकर पूछा। अब उसने और हिम्मत दिखाई, जुर्रत यानी और हिम्मत। बच्चे के कान के पीछे दांत का निशान हो रहा था, तो उसने सीधे ही उसकी माँ से कलाम करना शुरू कर दिया। क्यों जी, नन्हे के कानों के पीछे दांत हो रहा है? औरत जवाब देती है, जी हाँ।
उसके बाद फिर उमाकांत एक और सवाल करता है, तो क्या आप उसका इलाज नहीं कराएंगी? औरत कहती है, इलाज तो हो रहा है। उमाकांत कहता है, क्या होम्योपैथी इलाज करा रही हैं? होम्योपैथी इलाज की एक तदबीर है। होम्योपैथी, एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेद, ये अलग अलग तदबीरें हैं जिसके ज़रिए इलाज किया जाता है। तो उमाकांत कहता है, क्या होम्योपैथी इलाज किया जा रहा है इसका? तो खातून जवाब देती है, जी नहीं, है तो एलोपैथी के ज़रिए ही इसका इलाज किया जा रहा है। अब उमाकांत उस खातून से खिताब करता है और उसको बताता है और कहता है, एक डॉक्टर है रुचिराम, होम्योपैथी इलाज करते हैं, खुसूसन बच्चों के इलाज में तो उन्हें महारत हासिल है। अगर ये इलाज मौसर साबित ना हो तो उनसे रुजू कीजिएगा। मौसर यानी कारगर, जिसका असर पड़े, असरदार। वो कहता है कि बच्चे के कान के पीछे दाद हो रहा है और एलोपैथी के अंदर वो महिला दिखा रही थी बच्चे को। तो ये कहता है कि मेरे एक जानकार डॉक्टर हैं, रुचिराम उनका नाम है, और वो होम्योपैथी से इलाज करते हैं बच्चों का, बच्चों के ख़ास डॉक्टर हैं। अगर आप जो इलाज कर रही हैं उस इलाज से बच्चे को कोई असर ना हो, कोई फ़र्क ना हो, उसका दांत ठीक ना हो, तो आप उनको दिखाइए, वो बहुत अच्छे से इलाज करेंगे। तो उनसे रुजू कीजिएगा। रुजू यानी उस तरफ जाना, रुजू करना, किसी से मशवरा तलब करना, उनकी तरफ जाना, उनकी तरफ चले जाना। औरत कहती है, बेहतर। अब बात यहां पर ख़त्म, लेकिन अब बात को ये फिर आगे बढ़ाता है क्योंकि उसको औरत से हम कलाम होना है। उमाकांत कहता है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। मैंने सिलसिला कलाम जारी रखने की कोशिश करते हुए कहा, सिलसिला कलाम का सिलसिला, पहले बच्चे के बहाने बातचीत शुरू हो गई, अब बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। तो आगे बढ़ाने के लिए उसने कहा कि बहुत ही प्यारा बच्चा है। औरत ने बच्चे को शाने से हटाकर खिड़की के साथ पीठ लगा ली, कंधे पे था औरत के। उसने अब बच्चे को कंधे से उठाया और अपनी पीठ खिड़की की तरफ लगा ली, जहां जिसका मुंह था। इसने उमाकांत की तरफ चेहरा कर लिया और बच्चे को अपने जांग के ऊपर बिठा लिया, अपनी रान के ऊपर बिठा लिया, हटाकर खिड़की के सामने पीठ लगा ली। अब उसका रुख करीब करीब मेरी ही जानिब था। उसने बच्चे को जानों पर बैठाकर देखना शुरू किया, वो वाकई हसीन है या नहीं। अब जब इसने कहा कि खूबसूरत बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा है, तो उसने अपने बच्चे को देखा और गौर से उसको देख रही है कि खूबसूरत है या नहीं है। फिर जैसे दिल ही दिल में उसने मेरी कौल की तायीद करते हुए, तायीद यानी मदद करना, इत्तेफाक करना, साथ देना, यानी बात को मानना, हाँ में हाँ मिलाना। तो जैसे ये इसकी तायीद कर रही है, इसकी बात को हाँ में हाँ मिलाती हुई कह रही है कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा बच्चा बड़ा खूबसूरत है। मन ही मन में उसने अपने कहा। कौल यानी होता है बच्चों कही हुई बात, कौल की तायीद। और कौल कौन सा? जो उमाकांत ने कहा था, उसने कहा था बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो अब ये मन ही मन उसके कौल की तायीद कर रही है कि ये मेरे बच्चे को खूबसूरत बता रहा है शख्स। तो मैं बच्चे को देखा और फिर खुद ही खुश हुई कि हाँ मेरा बच्चा बहुत खूबसूरत है। हर माँ के लिए उसका बच्चा खूबसूरत होता है, हर माँ के लिए उसके बच्चे से बढ़कर और कोई नहीं होता। और फिर उसके बाद मीठी मुस्कान से मेरी जानिब देखा और उसके बाद उसने हंसते हुए मीठी मुस्कान से उमाकांत की तरफ नजरें की। और उमाकांत को यही चाहिए था, उसको सिर्फ गुफ्तगू करनी थी। आपको बच्चों से खासा लगाव है, क्या आपके भी बच्चे हैं? अब उस औरत ने उमाकांत से सवाल करना शुरू किया। बच्चों से उसने बात करनी शुरू की थी, बच्चों से मोहब्बत से पेश आ रहा था। तो वो उस औरत को लगा कि इसे बच्चों से मोहब्बत है। तो ये पूछती है उससे, आपको बच्चों से खासा लगाव है, क्या आपके भी बच्चे हैं? उमाकांत जवाब देता है, जी नहीं। मैंने कदरें झेप कर कहा, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। कदरें ये बातचीत के लिए इस्तेमाल कर दिया ले जाता है और कई जगह यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। कदरे के माने होते हैं बहुत हद तक, मुमकिन है कि। तो मैंने कदरें झेप कर यानी बहुत हद तक मैंने झेप कर कहा, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। ये खातून मुझसे पूछ रही है कि मेरे बच्चे हैं या नहीं है। तो ये बता रहा है, शर्मा कर बता रहा है कि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। क्यों? शादी ना होने की वजह क्या है? औरत ने फिर उसके जवाब के बाद दूसरा सवाल दाग दिया। फौरन सवाल करती है, वो कहता है कि शादी नहीं हुई। तो पूछ रही है क्यों शादी नहीं हुई? अब वो कहता है यूं ही। मैंने सर खुजाते हुए जवाब दिया, यही अभी बेकार हूं,
जब तक आमदनी की माकूल सूरत ना हो, दिल में शादी का ख्याल भी नहीं आ सकता। पहले कह दिया यूं ही, फिर थोड़ा रुका और इंतज़ार करने के बाद फिर औरत को थोड़ा बड़ा जवाब दिया और कहा कि अभी बेकार हूं, यानी कोई कारोबार और कोई नौकरी नहीं है। जब कारोबार या नौकरी हो जाएगी तब मैं शादी करूंगा, उससे पहले शादी करना मुनासिब नहीं है। लेकिन आप बेकार क्यों हैं? औरत फौरन उसके तीसरा सवाल उसके ऊपर दाग दिया, सवाल पे सवाल उससे करे जा रही है, क्योंकि अब गुफ्तगू शुरू हो चुकी है दोनों की। तो वो कहती है कि आप बेकार क्यों हैं, काम कीजिए कुछ। मैं इस जिरह से घबरा गया था। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद पेशावर में कारोबार शुरू किया था। आमदनी की सूरत नज़र आने लगी तो फसाद शुरू हो गए और मुझे इधर भागना पड़ा। अब नए सिरे से काम करने का ख्याल है। उसने पूरा जवाब दिया, सारा का सारा। उसने बताया कि मैं पाकिस्तान में रहता था, इस जिरह से पहले तो घबरा गया। जिरह यानी बहस, सवाल जवाब करना, जद्दोजहद करना। तो ये उस जिरह से घबरा गया। फिर इसने जवाब दिया कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद पेशावर में कारोबार शुरू किया था, कारोबार शुरू कर दिया था पेशावर में, लेकिन उसी दौरान दंगे फसाद हो गए। मुल्क की तकसीम का वक्त आ गया। तकसीम जब हुई मुल्क की तो दोनों तरफ खूब दंगे फसाद हुए। उन दंगे फसादों से का असर इसके ऊपर ही पड़ा, उमाकांत के बिजनेस पे ही पड़ा। इसका कारोबार ख़त्म हो गया और इसको सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिंदुस्तान आना पड़ा। ये दिल्ली की तरफ आ गया। अब नए सिरे से काम करने का ख्याल है। बोले पुराना काम बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, अब मेरा ख्याल है कि नए सिरे से मेरे काम को शुरू किया जाए। औरत की आंखों में उदासी की झलक दिखाई दी। जब उसने इसकी बात सुनी तो हमदर्दी के अंदर ये उदास हो गई, क्योंकि इसके साथ भी यही बीती हुई थी कहानी, इसकी भी यही कहानी थी कि उन फसादात में इसको भी, औरत को भी नुकसान पहुंचा था। उमाकांत ने अपनी कहानी सुना दी। इसकी कहानी सुनकर औरत भी उदास हो गई। उस वक्त वो कुछ खोई हुई सी नजर आ रही थी, यानी किसी सोच में गुम थी, किसी ख्याल में वो गुम हो गई। उसको कुछ याद आ गया। जब दंगे फसाद का नाम सुना तो सारा ध्यान इसका उस तरफ चला गया, दंगों की तरफ चला गया, क्योंकि ये भी नुकसान खा चुकी थी दंगों के अंदर। मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसके हुस्न, उसके हसीन चेहरे की खद्दो खाल का बगौर जायज़ा लिया। खुदो खाल यानी नाक नक्शा, उसकी बनावट। तो जब वो सोच के अंदर गुम थी, किसी ख्याल में डूब गई थी, तो उमाकांत ने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और फ़ौरन उसका पूरा चेहरा, पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक उसकी बनावट देखी तो वो वाकई में उसको हसीन लगी। क्या वो मेरी खातिर उदास थी? अब उमाकांत सोच में डूब रहा है कि उसने मेरा सुना है, क्या इस वजह से उदास है या कुछ और वजह है जिसकी वजह से ये उदास हुई? इतनी हमदर्दी इस औरत के अंदर, इंसानों के लिए इतने हमदर्दी के जज्बात ये रखती है कि इसने जब मेरी बर्बादी की कहानी सुनी, दंगे फसाद के अंदर मेरा कारोबार ख़त्म हो गया, मुझे अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क की तरफ आना पड़ा, मेरे दर्द सुनकर ये बहुत अफसरदा हो गई, ये बहुत गमज़दा हो गई है। एक लम्हे के लिए ही सही, काश मुझे भी ऐसी ही मोहिनी बीवी मिल जाए। अब वो उसके लिए गुम है, उदास है, तो उसके मन में, उमाकांत के मन में एक ही ख्याल आता है कि एक लम्हे के लिए ही सही, काश मुझे भी ऐसी मोहिनी, इतनी खूबसूरत बीवी मिल जाती, जो हसास भी है, दर्दमंद भी है, हमदर्द भी है और साथ ही खूबसूरत भी है, हर तरह के अयूब से पाक है। इस तरह की बीवी की ख्वाहिश ये कर रहा है। मोहिनी जो मोह ले, पुरकशिश, जिसमें कशिश हो अपनी ओर खींचने की, जिसका चेहरा खूबसूरत हो, जिसका किरदार खूबसूरत हो, वो मोहिनी कहलाई जाती है। तो ये कहता है कि काश ऐसी मोहिनी मुझे भी बीवी मिल जाती, मुझे भी ऐसी कोई खातून मिल जाती जिससे मैं शादी करके सुकून से रहता। कहते हैं कि औरत मर्द के दिली जज्बात को बहुत जल्द पहचान लेती है। अब ये दिल में उससे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है, मन ही मन में उसके ये ख्याल है कि ऐसी मेरी भी बीवी हो जाती है। अभी उसने कुछ उससे बोला नहीं है, खामोश है, लेकिन कहा जाता है कि औरत मर्द के दिली जज्बात को बहुत जल्द पहचान लेती है। औरतें, लड़कियां नज़रों को पहचान लेती हैं। कभी भी उनके लिए गलत नज़रों का इस्तेमाल मत करो, गलत बातों का, गलत फिक्रों का इस्तेमाल मत करो। आप शर्मिंदा हो जाएंगे, उनकी नज़रों के अंदर शर्मिंदा हो जाएंगे, क्योंकि
जिस खातून के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, उसको क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसका बोलने का अंदाज़ क्या है, किस अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है, क्या उसके पीछे नेक इरादे हैं या वो बदनीयत रखकर बात कर रहा है या बदकार इरादों से वो बात कर रहा है, सारा का सारा खातूनों को, ख़वातीन को पता चल जाता है, सारा लड़कियों को पता चल जाता है। तो लड़कियां बच्चों इज़्ज़त के काबिल हैं, सभी की इज़्ज़त करो, अपने घर के बाहर भी, घर के अंदर भी, हर जगह खातून को इज़्ज़त देनी है, आपको लड़कियों को इज़्ज़त देनी है। तो मक़ूला है, कहा जाता है कि औरत मर्द के दिली जज्बात को, यानी दिल में क्या चल रहा है, वो अंदर क्या ख्यालात रखे हुए हैं, किस तरह की कैफियत है, वो क्या सोच रहा है उस औरत के बारे में, उस लड़की के बारे में, वो बहुत जल्द पहचान लेती है। उसको पता चल जाता है कि आप क्या सोच रहे हो। अगर आप किसी लड़की को देख रहे हो तो उस लड़की को पता चल जाएगा कि आप नज़र बद से देख रहे हो या आपकी नज़र के अंदर कोई बदी नहीं है, आप ईमानदारी से उसको देख रहे हो, पूरा उसको पता चल जाता है। औरत ने नज़रें झुका ली और फिर कदरे तामुल से बाद ना मालूम क्यों बड़ी बच्ची की जानिब इशारा करके मुस्कुराती हुई बोली, ये मेरी बेटी है। तो जो उसके उमाकांत के मन में ख्याल थे, उन ख्यालातों को भी इस खातून ने भांप लिया और भांपने के बाद इसने नज़रें नीची करी, थोड़ा सोचा, तामुल किया। तामुल के माने हैं बच्चों झिझक, देर, थोड़ा वक्त लगाकर, थोड़ा झिझक कर, थोड़ा रुक कर वो फिर अपने आप को ठीक किया, उसने अपने जज्बात को ठीक किया और थोड़ी देर रुक के बड़ी बच्ची की जानिब इशारा करते हुए मुस्कुराकर बोली, ये मेरी बेटी है। अब अपनी बेटी से उमाकांत का तारुफ करा रही है। उमाकांत उसको कहता है, आओ बेटी मेरे करीब आओ। मैंने हाथ फैलाए, वो मारे शर्म के आगे नहीं बढ़ रही तो मैंने खुद ही बढ़कर उसे गोद में बैठा लिया। आहा हा हा, बड़ी अच्छी है हमारी बेबी। अच्छा तो तुम पढ़ती हो क्या? लेकिन वो बड़े एहतमाम के साथ शर्माती रही। औरत ने अपनी लड़की की तरफ इशारा किया कि मेरी लड़की है। उसने उस लड़की की तरफ देखा उमाकांत ने और उसको अपनी ओर आने के लिए इशारा किया। लड़की नहीं आ रही थी। उमाकांत ने उसको खींचकर अपने गोद में बैठा लिया और उससे वो प्यार जताने लगा। उसको कहता है कि बड़ी अच्छी बच्ची है और पूछता है कि क्या तुम पढ़ती हो? लेकिन लड़की कोई जवाब नहीं देती, शर्माकर वो मुस्कुराती हुई रहती है। औरत बोली, बताओ ना बेबी, तुमसे कई मर्तबा कहा है कि यूं ही मत शर्माया करो। औरत कहती है कि बेटी बताओ, ये आपसे पूछ रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दो। तुम्हें कई बार समझा दिया है कि किसी से बात करते हैं तब शर्माते नहीं है, बात किया करो। और वो अपनी बेटी को डांटने के अंदाज में कहती है, तो फिर बेटी भी वो बात करती है। अब जब उसने अपनी बेटी को कहा, बात करने के लिए कहा, सलीका दिखाया अपना, तो ये सोच रहा है उमाकांत किस कदर मुहज़्ज़िब है ये औरत। मुहज़्ज़िब यानी तहज़ीब शुदा, जिसकी रग रग में तहज़ीब पेवस्त हो, तहज़ीब मौजूद हो। तो वो उस औरत की तहज़ीब के बारे में फ़ख्र कर रहा है, बात कर रहा है कि ये औरत बहुत तहज़ीब ज़दा है, मुहज़्ज़िब है। उसकी बातचीत से मालूम था कि वो पढ़ी लिखी और ख़ासी सुलझी हुई है। जब बातचीत कर रहा है तो पता चल गया कि सुलझी हुई औरत है, कोई इसके मन में ख़यालात नहीं है और ये मुहज़्ज़िब औरत है, तहज़ीब अच्छी है इसकी। माँ की सरजनिश के करने पर बेटी ने अज़बात में सर हिलाया। सरजनिश यानी डांट फटकार। जब माँ ने उसको डांटा कि तुम बोलती क्यों नहीं हो, इतना शर्माती क्यों है, जब कोई सवाल करे तो उसका जवाब देना चाहिए। उसके बाद उसकी बेटी ने जवाब दिया। असबात का माना है बच्चों सबूत। असबात में सर हिलाना, किसी बात को तस्लीम करना, सबूत के तौर पर हाँ हिला देना। उससे कहा कि अगर तुम पढ़ती हो, तो वो जवाब नहीं दे रही थी। लेकिन जब माँ ने डांटा तो माँ की बात सुनकर वो इस बात का सबूत दे रही है कि मैंने मेरी माँ की बात को सुन ली है, तायद कर रही हूँ। और वो हाँ में सर हिलाती है कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ा है भाई, हमें भी सुनाओ, तुम तो बहुत अच्छी बेबी हो। उमाकांत उस लड़की से बात कर रहा है। तुम्हें तो पढ़ा लिखा याद होगा सारा, बोलो याद है? हाँ जी। बेबी ने बड़ी बड़ी आंखें उठाकर भरपूर नजरों से मेरी जानिब देखा। उसने आंखें उठाई और पूरे के पूरे अंदाज में उसकी तरफ देखा, उसके पूरे चेहरे को देखा और कहा कि हाँ जी, यानी मुझे पता है, जो मुझे पढ़ाया गया है वो मुझे याद है और मुझे पढ़ना लिखना आता है। मालूम होता था कि इस बात का इकबाल करने में उसे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है। क्या पढ़ा है तुमने? इकबाल करना यानी मान लेना। यानी जब उस अंदाज में उसने कहा कि हाँ जी मुझे आता है पढ़ना, तो उसकी बात से
उसके देखने के अंदाज से ये जाहिर हो रहा है कि उसको ये बात मानना फ़ख्र महसूस हो रहा है, उसको इस बात को मानने के अंदर। इकबाल करना यानी मान लेना, कबूल कर लेना। तो ये बात कबूल करने में उसको फ़ख्र महसूस हो रहा है, वो अपने आप को समझ रही है कि मुझे सब कुछ आता है। तो पूछता है उमाकांत, क्या पढ़ा है तुमने? अब वो लड़की बेबी पढ़कर सुनाती है। क्या सुनाती है देखिए, वो कहती है ABCY ये A से Z तक उसने सुना देती है। इस पर हम दोनों कहकहा मारकर हंसने लगे। दोनों हंसना शुरू कर देते हैं, उसके सुनते हैं। वो लड़की ABCD सुनाती है, जो पढ़ा है वो सुनाती है। वो कहती है ABCYZ, ख़त्म, सारी पढ़ाई आ गई इसके अंदर। मैं और वो औरत, हम दोनों जो एक दूसरे से बहुत दूर थे, लेकिन कहो कि मिली जुली आवाज़ से यूं महसूस होने लगा जैसे किसी फिल्म के हीरो और हीरोइन कोई सहर अंगेज डुएट गा रहे हैं। सहर अंगेज मोहब्बत के साथ डूबा हुआ सिहर, जिसमें एक दूसरे के जज्बाती कदर की जाए, रूमानियत से भरपूर गाना। और डुएट का मतलब होता है बच्चों वो गाना, दो गाना कहा जाता है। ये वो गाना होता है जो मर्द और औरत दोनों की आवाज़ों में एक साथ गाया जाता है, दोनों मिलकर एक साथ गाते हैं। तो उन दोनों के जो कह की आवाज़ें हैं वो ऐसे लग रही थी कि जैसे वो दोनों कोई डुएट गा रहे हों। औरत ने बमुश्किल हंसी रोकते हुए कहा, अरे बेबी, तुझे ABC अभी तक याद नहीं हुई? C के बाद एकदम YZ। वो अपनी लड़की को हंसी रोककर हुए डांटने के अंदाज में कहती है कि बेटा तुझे अभी तक याद नहीं हुई, ABC याद नहीं करी तूने, बता। ABC पढ़ रही है और उसके C के बाद डायरेक्ट Y और Z के ऊपर तू चली गई। हंसी रोक रही है अपनी और अपनी बच्ची को समझा रही है, डांट रही है वो। अब हमारी मुलाकात काबिल इत्मीनान दर्जे तक आ पहुंची थी, यानी अब हम आराम से गुफ्तगू कर रहे थे और दोनों को इत्मीनान था, दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा हो गया था। शुरू में ऐसा माहौल था कि उमाकांत बात करना चाह रहा था लेकिन कोई मौका नहीं बन पा रहा था बात करने का। अब दोनों काबिल इत्मीनान दर्जे तक बातचीत कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा हो गया है। अब बेशतर खदशात यानी खदशे, खदशे का मतलब होता है डर, जो उनके मन में अनजान आदमी को लेकर डर होता है, वो ज़्यादातर डर निकल चुके थे। अंदेशा, खतरा, दूसरे आदमी से हम मुलाकात करते हैं, किसी से गुफ्तगू करते हैं तो मन में कई तरह के खतरे होते हैं, कई तरह के अंदेशे होते हैं, कई तरह के डर होते हैं। तो हम खुलकर बातचीत नहीं कर सकते, हम कलाम नहीं कर सकते। काफ़ी देर की गुफ्तगू के बाद उमाकांत वो औरत इस मरहले पर पहुंच चुके थे कि उनके मन के खदशात निकल चुके थे। अब उनके मन में एक दूसरे से कोई डर नहीं था, वो खुलकर एक दूसरे के सामने बातें करना शुरू कर चुके थे। हम दो बहुत अच्छे वाकिफकारों बल्कि दोस्तों की तरह गुफ्तगू करने लगे। वाकिफकार जान पहचान वाले जो एक दूसरे से वाकिफ़ हों। तो इस तरह से उनकी बातचीत हो गई जैसे कोई गहरे दोस्त हों, अच्छे वाकिफकार एक दूसरे से बात करते हैं। 20 या 25 मिनट के सफ़र में ज़्यादा बातें नहीं हो सकती थी, लेकिन अगर एहसासात को लीजिए तो लम्हा भर भी कुछ का कुछ हो जाता है। एक मीठी नज़र थी कि ज़िंदगी के इन लम्हों को रंगीन बनाती चली गई। यहाँ पर लम्हों के बारे में ही बयान कर रहे हैं, बलवंत सिंह बता रहे हैं और सबक का नाम भी लम्हे हैं। लम्हे इसके गुजर रहे हैं, ये कह रहा है कि उन लम्हों के अंदर, उस बस के अंदर गुजारे हुए लम्हों का एक एक पल कीमती है, एक एक लम्हा कीमती है और नए तरह के जज्बात से ये लम्हे उसको रूबरू करा रहे हैं, नए तरह के जज्बात से उसको आशना करा रहे हैं। उस औरत की मीठी नज़र थी कि ज़िंदगी के इन लम्हों को रंगीन बनाती चली जाती थी। ये उसके लम्हे जो गुजर रहे थे, हर लम्हा उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी ज़िंदगी वो जी रही हो, पूरी ज़िंदगी उसे रंगीन नज़र आ रही थी। उमाकांत के नज़रिए से ये बातें बताई जा रही हैं। उसकी आवाज़ में ऐसा लोच और रसीलापन था कि मुद्दतों कानों में शहद सा घुलता रहा। इसके बाद जब मुलाकात ख़त्म हो गई और ये चले गए तो इसे सिर्फ वही यादें ताज़ा रहीं जो उसकी बात थी, जो उसका गुफ्तगू का अंदाज़ था, उसकी खूबसूरती थी, उसकी रंगीन अंदाज़ी थी, उसकी मीठी नज़रें थीं। सारी की सारी यादें उसके जहन के अंदर चिपक गई, जहन के अंदर पेवस्त हो गई। तो लम्हे के बारे में बताया जा रहा है। बच्चों, हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा लम्हा आता है कि वो लम्हा पूरी ज़िंदगी हमें यादगार बना रहता है। पूरी ज़िंदगी के लिए वो लम्हा एक ख़ास कैफियत रखता है, ख़ास जगह हमारी ज़िंदगी के अंदर बना लेता है। हर किसी की ज़िंदगी के अंदर ऐसे लम्हे गुजर जाते हैं। जब
कुछ वक्त होता है, कुछ वक्त हम किसी से करीब होते हैं, बातचीत करते हैं या किसी के साथ वक्त गुजारते हैं, लेकिन वो गुजारा हुआ वक्त, वो गुजारे हुए लम्हे, वो सदियों के अंदर जितना सुकून मिलता है, सदियों की जितनी लंबाई, जितने सुकून, वो हमें इतने से लम्हे के अंदर मिल जाते हैं। आगे आते हैं हम। इधर उधर की बातों में हम इस कदर महू थे कि इर्द गिर्द की कुछ खबरें नहीं रहती थी हमें। जब वो बस के अंदर गुफ्तगू कर रहे हैं, बस में और लोग भी हैं, लेकिन ये अपनी गुफ्तगू के अंदर सबको भूल गए। वो जो लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे, इनको उनका होश नहीं कि कब कौन उतर रहा है, कब कौन बस के अंदर चढ़ रहा है, वो लड़कियां क्या बात कर रही है, वो आया जैसी दिखने वाली औरत क्या कर रही है। उमाकांत को किसी का होश नहीं है और ना ही उस खातून को किसी का होश है। कहाँ पर हम निकले, बातों ही बातों में इनका सफ़र कटता चला जा रहा है। जब मैंने जंगल में शेर की फर्जी शिकार की कहानी सुनाई और मैंने शेर के सामने खड़े होकर उस पर गोली चलाई थी, तो औरत की आंखें फटी की फटी रह गई। अब ये अपनी फर्जी कहानियां भी सुनाना शुरू कर चुका था। उमाकांत औरत को अपनी कहानियां सुना रहा है और इसने एक कहानी सुनाई कि मैंने शेर को उसके सामने खड़े होकर शिकार किया था, शेर के सामने जा खड़ा हुआ और उसको गोली मारकर ख़त्म कर दिया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, यानी वो हैरत और ताज्जुब में डूब गई, हैरत ज़दा हो गई। उसको ऐसे कैसे देखती रही, खामोशी से देखती रही। हैरत से बोली, लेकिन मैंने तो सुना है कि शेर का शिकार मचान पर बैठकर किया जाता है। जो उसने सुना है वो बात भी उसने वाज़ेह कर दी कि मैंने सुना है, तुम कह रहे हो कि तुमने शेर को सामने खड़े होकर मारा, ज़मीन पर शेर का मुकाबला किया, लेकिन शेर के शिकार को ज़मीन पर करना तो मुमकिन नहीं है। शेर का शिकार तो मचान पर बैठकर किया जाता है। मचान वो ऊंची जगह बना दी जाती है जहां से बैठकर शिकारी शिकार करता है। उमाकांत जवाब देता है, जी हाँ, आपने सही सुना है कि शेर का शिकार मचान पर बैठकर ही किया जाता है। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, लेकिन कुहना मश्क शिकारी मचान पर कभी नहीं बैठते। कुहना मश्क माहिर, जिसने खूब मश्क कर रखी हो, तजुर्बेकार शिकारी। तो वो जवाब देता है कि आप कह रही हो कि शेर का शिकार मचान पर बैठकर किया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है, मचान पर बैठकर ही किया जाता है। लेकिन जो तजुर्बेकार शिकारी हो जाते हैं, जो माहिर शिकारी आ जाते हैं, उनको फिर किसी मचान की ज़रूरत नहीं है। वो तो शेर का सामना करते हैं और शेर को हर हालत के अंदर वो ढेर कर देते हैं। तो कहता है, लेकिन कुहना मश्क शिकारी मचान पर कभी नहीं बैठते। वो सचमुच मेरी बात पर ईमान ले आई। उसने जब झूठी बातें उसके सामने कही, पहले बात तो उसने शेर का शिकार ही नहीं किया था, यह भी फर्जी कहानी थी, और फर्जी कहानी में भी फर्जी किस्सा इसने जोड़ दिया कि शेर के सामने खड़े होकर मैंने शेर का शिकार किया था। औरत इस बात को भी मान गई, वो उसकी इस बात पर भी ईमान ले आई। बातों बातों में मुझे ख्याल आया कि मर्द के दिल में औरत की कशिश की एक वजह यह भी है कि औरत के सामने वो दिल खोलकर झूठ बोल सकता है। ये बात उसके मन में ख्याल आई। वो कहता है, अपने मन में सोच रहा है कि मर्द जो औरत की तरफ रुजू करते हैं, औरत की ख्वाहिश उसके मन में है, तो उसका एक वजह यह भी है कि औरत आदमी की हर बात पर आंखें मूंद कर भरोसा कर लेती है, झूठी सी झूठी बात को भी सच मान लेती है। औरत तिफलाना अंदाज से कई बातें पूछती रही और मैं बड़ी तवज्जो से उनके जवाब देता रहा। तिफलाना अंदाज, बच्चों जैसा, बच्चों के अंदाज में वो सवाल जवाब उससे करती रही और सारे सवालों के जवाब वो आकिलाना अंदाज के अंदर देता रहा, जैसे वो बहुत बड़ा आलिम हो। बस की मंजिल करीब आ रही थी। बेबी अभी तक मेरी गोद में बैठी हुई थी। बस चलती जा रही है और दोनों बात करते जा रहे हैं और वो लड़की उसकी गोद में बैठी हुई है, लड़की की तरफ ध्यान ही नहीं है। दफतन मुझे महसूस हुआ कि काम निकल जाने के बाद बेबी को तो मैं भूल ही गया था, और फिर थोड़ी देर बाद इसको ये एहसास हुआ कि मेरा काम निकल गया। मैंने बेबी को गोद में बिठा लिया कि इसकी माँ से मैं बात कर सकूं, और जब मैं बात से गुफ्तगू कर रहा हूं, मेरा काम निकल गया है, तो मैं बेबी को तो भूल ही गया, उसको तो मैंने नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। मैंने महजूब होकर, महजूब यानी शर्मिंदा होकर, शर्मिंदगी के साथ, महजूब होना, शर्मिंदा होना, तो इस बात से शर्मिंदा हुआ कि मैंने लड़की के ज़रिए उसकी माँ से बात शुरू की, लेकिन अब मैं लड़की को भूल गया हूँ, अपनी गोद में बैठा रखा है और मैं खुद अपने बातों के अंदर मसरूफ़ हो गया हूँ। तो वो शर्मिंदा हुआ और शर्मिंदा होकर वो लड़की की बगलों को गुदगुदाने लगता है और कहता है, अरे बेबी, तुम तो कोई बात ही नहीं करती, क्या तुम हमसे खफा हो? वो चुप रही। बोलो बेबी। अब बच्ची से, वो मुखातिब बच्ची से बात कर रहा है।
अब बच्ची अपने मासूमियत के साथ जवाब देती है, तुतलाती ज़बान के अंदर वो जवाब देती है। वो कहती है लाई। लाई यानी नहीं, वो मना कर रही है लाई। वो कहता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, तो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है लाई। बेबी ने इनकार के तौर पर सर हिलाते हुए जवाब दिया। उमाकांत पूछता है फिर उससे, अच्छा तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? लड़की कहती है मेरा नाम, हाँ सुल्ताना। बेबी अपना नाम बता रही है, नाम को वो न को ले बोल रही है, तो वो कहती है सुल्ताना, मेरा नाम सुल्ताना है। औरत जवाब देती है अब सुल्ताना, यानी इसका नाम सुल्ताना है। औरत बच्ची के नाम को सही ढंग से तरतीब दे देती है, क्योंकि सुल्ताना जो है अजीबोगरीब तरीके से बोल रही है, मासूमियत के साथ बोल रही है, उमाकांत को समझ में नहीं आ रहा। तो फिर औरत कहती है कि इसका नाम सुल्ताना है। मुझे पहली मर्तबा इस बात का इल्म हुआ कि वो मुसलमान हैं। सुल्ताना के बगलों को गुदगुदाते हुए मेरे हाथ रुक गए। मैंने कदरें हिचकिचाते हुए दरियाफ्त किया कि आप मुसलमान हैं। ये वो दौर था जब हिंदू और मुस्लिम कौमों के अंदर नफ़रत फैली हुई थी। दोनों एक दूसरे का खून बहाने के ऊपर उतारू थे, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के ऊपर तुले हुए थे, दोनों एक दूसरे के ऊपर जुल्म सितम किए जा रहे थे। हिंदू मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे थे और मुसलमान हिंदुओं के ऊपर जुल्म कर रहे थे। कोई भी कम नहीं था, दोनों अपने अपने गुस्से, अपने अपनी नफ़रत एक दूसरे के ऊपर निकाल रहे थे। उस दौर में क्योंकि ये भी नफ़रत का शिकार हुआ था, ये इसको अपना घर बार छोड़कर हिंदुस्तान आना पड़ा था, तो इसके मन में भी हल्की सी खटास थी, लेकिन हमदर्दी थी। तो जैसे ही इसने मुसलमान का नाम सुना, ये चौंक गया, इसके हाथ रुक गए। जो बेबी के साथ खेल रहा था, बच्चे के साथ खेल रहा था, इसके हाथ जगह के जगह रुक गए। और फिर ये कहता है बेबी से, उस औरत से मुखातिब होकर कहता है कि क्या आप मुसलमान हैं? औरत जवाब देती है जी। ये कहकर औरत ने मेरी तरफ इस्तफहामिया नज़रों से देखा। इस्तफहामिया यानी सवालिया निशान के साथ, सवालिया नज़रें, सवाल पूछने वाली नज़रें। औरत ने सवालिया निशान से मेरी तरफ पूछा कि जी आप क्यों पूछ रहे हैं? मन ही मन उसने कहा कि आप क्यों पूछ रहे हैं? मुसलमान हूँ मैं, और मैं मुसलमान हूँ, आपको कैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, मैं हंस दिया। अब उसने फिर मन में सोचा, फिर बोला कि नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा था, और फिर ये हंस दिया। मुझे महसूस नहीं हुआ, क्योंकि बज़ाहिर वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन कहते कहते वो रुक जाता है, वो खामोश हो गया। वो कहता है कि मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि आप मुसलमान हो, बज़ाहिर तो आप, और वो कुछ कहते कहते खामोश हो गया। फिर कदरें भद्दी सी खामोशी तारी हो गई, और फिर एक खामोशी तारी हो गई, दोनों खामोश हो गए। ना तो उसके बाद उमाकांत कुछ बोला और ना ही वो औरत कुछ बोली, दोनों खामोश बैठ गए। कदरें का बार बार यहाँ पर इस्तेमाल होता है। कदरें के माने मैंने आपको बताया, जहाँ तक मुमकिन है बहुत हद तक, तो बहुत हद तक उस जगह के ऊपर खामोशी तारी हो गई, दोनों खामोश हो गए। बात कुछ भी नहीं थी। मैंने सुकूत तोड़ते हुए पूछा, कुछ भी बात नहीं थी, अपने मन में सोचा, और फिर जो सुकूत थी, सुकूत यानी खामोशी, ये कहता है कि फिर मैंने उस खामोशी को तोड़ते हुए दोबारा से गुफ्तगू शुरू की। अब वो कहता है फसाद के दिनों में आप दिल्ली ही में थी? औरत से पूछता है कि जब झगड़े हो रहे थे, ये जो दंगा फसाद हो रहे थे, अब दंगा फसाद से हम निकल आए हैं, लेकिन जब फसाद हो रहा था उस वक्त आप दिल्ली में ही थी क्या? जी हाँ, हम सब यहीं थे। औरत जवाब देती है कि हाँ, फसाद के दिनों में हम यही मौजूद थे। मेरे दिल को नामालूम क्या होने लगा। मैंने रुकी रुकी आवाज़ में पूछा, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? अब जब उसको पता चला कि फसाद के दिनों में ये खातून यहीं थी, तो इसके मन में अजब सी बेचैनी हो गई कि क्या उस खातून को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा, क्या वो खातून को कुछ तकलीफ़ तो नहीं मिली। तो फिर उसने बगैर रुके दोबारा दूसरा सवाल किया उमाकांत ने, और पूछता है कि आपको कोई तकलीफ़ हुई थी? कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई आपको? मैं हमारी दुकान लुट गई, मकान में फसादी घुसाए, लेकिन पेशतर उसके कि कोई नुकसान होता पुलिस आ गई। और वो कहती है कि तकलीफ़ तो हुई थी, बस जानें बच गई हमारी। हमारे ये नुकसान हुआ कि दुकान जला दी गई है, दुकान को लूट लिया गया है। हमें कुछ नुकसान पहुंचता उससे पहले ही पुलिस आ गई। मेरा सर झुक गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? यही है सच्ची हमदर्दी, कि जब उसने औरत के हाल जाने तो दर्द उमड़ कर उसका बाहर आ गया। अब वो गहरे फिक्र में डूब गया कि ऐसा क्यों होता है, क्यों दुकानें जला दी गई, क्यों लोगों को मार दिया जाता है, क्यों तफरीक कर ली जाती है,
क्यों मज़हब की बिना के ऊपर, मज़हब की बुनियाद के ऊपर एक दूसरे को सताया जाता है। कई तरह के सवाल उमाकांत के जहन के अंदर दौड़ पड़े। बच्चों, मैंने आपको बताया कि जब 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, आज़ादी के वक्त हमारे सर के ऊपर एक दाग लगा और वो दाग था दंगे फसाद का। दोनों ओर भयानक दंगे हुए, बहुत ख़तरनाक दंगे हुए। हज़ारों लाखों लोगों को उन दंगों के अंदर अपनी जानें गंवानी पड़ी। उसमें इधर के लोग भी मरे, उसमें उधर के लोग भी मरे। हज़ारों लोग बेघर हो गए, घर छूट गए, उनके घर बार ख़त्म हो गए, कारोबार ख़त्म हो गए, भाई भाई से बिछड़ गया, बहन बहन से जुदा हो गई, माँ बाप अपने बच्चों से जुदा हो गए, पति पत्नी जुदा हो गए, बच्चे माँ बाप से जुदा हो गए। बहुत ख़तरनाक हालात थे, बहुत ख़राब हालात थे। उस हालात का असर हमें बहुत दूर तक सताता रहा, बहुत सालों तक उन हालात का दर्द हमारे बीच में मौजूद रहा। तो ये दाग वो था जो 1947 की आज़ादी के बाद लगा, और सिर्फ नफ़रत की वजह से लगा। एक दूसरे से नफ़रत की वजह से ही लोगों को मारा गया। हिंदुओं की नज़र में मुसलमान बुरे और मुसलमान की नज़र में हिंदू बुरा, और दोनों आपस में लड़ने लग गए, मरने लग गए, और मरे दोनों तरफ इंसान थे। इंसानियत का कत्ल किया गया, हर जगह इंसानों को मारा गया। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। इस औरत की दुकान जला दी गई, इनके ऊपर हमला किया गया, दुकान को लूट दी गई, बर्बाद कर दिया गया। किसी तरह इनकी जान बची, पुलिस आई और पुलिस ने इनको बचाया। जब ये औरत की बात सुनी तो उसका सर शर्म से झुक गया और वो अपने ख्यालों में डूब गया कि ऐसा क्यों होता है, क्यों लोगों को मारा जाता है, क्यों लोगों को जलाया जाता है। और वो खुद से ही सवाल करता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। बच्चों, हमें खुद को भी सोचना है कि ऐसा क्यों होता है, ये दंगे फसाद क्यों होते हैं, ये लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, ये मारा काटी क्यों होती है। बहुत गहरा सवाल है, हमें इसका जवाब ढूंढना है और आगे बढ़कर बड़े होकर ये कोशिश करनी है कि हम ऐसा वतन बताएं, ऐसा हिंदुस्तान बनाएं कि जहां पर ये सारे के सारे लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएं, जहां ये सारे के सारे फसादात ख़त्म कर दिए जाएं। और वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। आप ही वो लोग हो जो इस तरह के काम को अंजाम दे सकते हो। आप ही वो लोग हो जो नए हिंदुस्तान को बना सकते हो। आप ही मज़हब की तफरीक को ख़त्म कर सकते हो, भाई भाई को मिला सकते हो, भाईचारे की नींव डाल सकते हो। स्टैंड पर पहुंचकर बस रुक गई। अब वो इसी ख्याल में डूबे हुए थे, सफ़र जारी था और जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए, बस रुक गई। इस ख्याल से कि औरत तन्हा है और बच्चे दो, शायद उसे मेरी मदद की ज़रूरत हो, मैंने अपनी सीट से उठने में तामुल किया, लेकिन औरत के हल्केपन से रोशन हुआ कि उसे मेरी मदद दरकार नहीं है। चुनांचे में शरीफ मर्द की तरह उठकर चल दिया। तो बस स्टैंड पर रुक गई और ये थोड़ा रुका, वहाँ पर तामुल करना यानी रुकना, देर करना। तो इसने तामुल किया कि मैं औरत की मदद कर दूंगा, अकेली खातून है, दो बच्चे साथ में हैं, मैं इसे इसके बाहर तक निकाल दूंगा सामान वामान के साथ। तो उसने थोड़ा इंतज़ार किया, लेकिन उसने ये गौर किया कि ये औरत मेरी मदद लेना नहीं चाहती। उसके बातों का उसने हल्केपन से जवाब दिया, तो वो समझ गया कि ये खातून मेरी मदद लेना नहीं चाहती। तो ये शरीफ इंसान की तरह बस से उतरकर बाहर की तरफ निकल गया। दूर जाकर थोड़ा ये खड़ा हो गया। चंद कदम चलने के बाद मैंने यूं ही घूमकर देखा कि वो औरत उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ ही रही है। अब वो थोड़ा आगे निकल गया, बस से उतर गया। उतर के उसने अचानक यूं ही घूम के देखा तो वो औरत बस से उतर रही थी, लेकिन उसके कदम उखड़े उखड़े दिखाई देते थे। वो कदरे लंगड़ा कर चल रही थी। कदरे माने बहुत हद तक लंगड़ा कर वो चल रही थी। बस से वो उतर गया, औरत ने उसकी मदद नहीं ली। वो उतर कर जा ही रहा था कि अचानक उसने पीछे मुड़ के बस की तरफ देखा तो वो औरत बस से उतर रही थी, लंगड़ा कर वो चल रही थी, यानी उस औरत के पैर में ऐब था। मैं सोचने लगा कि अगर इसकी टांग में ये नुक्स ना होता तो वो कदम कदम पर फितने जगाती। नुक्स यानी कमी। अगर उसकी टांग में ये कमी ना होती तो ये कदम कदम पर फितने जगाती। फितना यानी हंगामा करना, हंगामा बर्पा करना, मुसीबत खड़ी करना। यानी ये औरत इतनी हसीन और जमील थी, इतनी खूबसूरत थी कि इसकी खूबसूरती की वजह से खूब हंगामे होते, लोग इसके आगे पीछे घूमते, लोग इसके पीछे अपनी सब कुछ निसार करने के लिए तैयार रहते। अगर इसके पैर में नुक्स नहीं होता, इस नुक्स की वजह से कोई इसके पीछे नहीं पड़ रहा है। ऐसी हसीन औरत और ये ऐब, वो सामने खड़ा हुआ सोच रहा है ये बातें। दफतन हमारी नज़रें मिली। गालिबन वो समझ बैठी कि मैं चला गया हूँ। दफतन के माने होते हैं अचानक।
अचानक हमारी नज़रें मिली और गालिबन यानी थोड़ी देर के लिए, गालिबन यानी रुककर या थोड़ी देर के लिए, और दफतन के माने होते हैं अचानक। दफतन हमारी नज़रें मिली। जब वो खड़ा हुआ उमाकांत सामने से देख रहा है, औरत बस से उतर रही है, लंगड़ा कर चल रही है, इसकी नज़र उमाकांत के ऊपर पड़ गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। गालिबन वो समझ बैठी थी मैं चला गया हूँ। थोड़ी देर के लिए उसको लगा था कि उमाकांत चला गया है, तो वो इसलिए वो थोड़ा देर से नीचे उतरी कि अपना ऐब वो दिखाना नहीं चाहती थी, अपनी टांग का जो लंगड़ापन है वो दिखाना नहीं चाहती थी। मुझे एक मर्तबा फिर अपने सामने पाकर वो परेशान सी हो गई, जैसे कह रही हो आखिर तुमने मुझे लंगड़ा कर चलते हुए देख ही लिया। वो औरत देख रही थी उसको, और उसको देखकर वो परेशान सी हो गई, और वो परेशानी के जज्बात में ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कह रही है कि आखिर तुमने मेरी सच्चाई देख ही ली, आखिर तुमने मेरी टांग का ऐब देख ही लिया, मुझे लंगड़ा कर चलते हुए तुमने देख ही लिया। अब इशारों इशारों के अंदर दोनों की बात हो रही है। महजूब होकर, महजूब यानी शर्मिंदा होकर, महजूब होकर उसने अपना गुलाबी होता हुआ चेहरा जैसे झुका लिया और फिर जैसे रूठ कर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उसने अपना गुलाबी चेहरा जो शर्म से लाल हो गया था, वो नहीं चाहती थी कि इस हाल में वो देखे उमाकांत मुझे। उमाकांत उसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर उससे गुफ्तगू कर रहा था, और वो भी उमाकांत में दिलचस्पी लेते हुए उससे बातचीत कर रही थी। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे वाक़े सुनाए गए। उसके बाद जब जाने का वक्त आया तो वो औरत जानती थी कि आज ये यहाँ से चला जाएगा तो दोबारा मुलाकात नहीं होनी, तो वो अपना नुस्ख नहीं दिखाना चाहती थी, अपनी कमी नहीं दिखाना चाहती थी। फिर जैसे रूठ कर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, लेकिन उसने जब इशारों में देखा तो उमाकांत ने उसका चेहरा देख लिया था, और वो रूठ कर जैसे रूठ गई हो कि तुमने मुझे इस हालत में देख लिया है, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, और नाराज होकर उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। चेहरा उसका शर्म से लाल हो रहा था। मैं उसे मनाने के लिए आगे बढ़ा और उसके सामने जा खड़ा हुआ, और उसके चेहरे का जायजा लेते हुए दिल ही दिल में कहा। अब जब इसने देखा कि मुझसे रूठ गई है, वो नहीं चाहती थी कि मैं उसे लंगड़ाते हुए देखूं, लेकिन मैंने देख लिया है तो लगता है वो मुझसे नाराज हो गई है। ये उसके पास चला गया, इशारों में बात हो रही दोनों की, पास चला गया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए, उसका चेहरा दूसरी तरफ है, चेहरे की तरफ देखते हुए मन के अंदर अपने बात कर रहा है, उससे मुखातिब है, उससे बात कर रहा है। कहता है मुअज़्ज़िज़ खातून तुम बहुत हसीन हो। मुअज़्ज़िज़ यानी इज़्ज़तदार, जो बहुत एहतराम के काबिल हो उसे मुअज़्ज़िज़ माना जाता है, इज़्ज़तदार लोगों को मुअज़्ज़िज़ कहा जाता है। तो उमाकांत मन में सोच रहा है, वो कहता है मुअज़्ज़िज़ खातून तुम बहुत हसीन हो, तुम हुस्न की पुतली हो, तुम क्या जानो मैं इन चंद दिलफरेब लम्हों के लिए तुम्हारा किस कदर शुक्रगुजार हूँ। वो बनी मन सोच रहा है कि ए इज़्ज़तदार खातून, मुअज़्ज़िज़ खातून, तुम हुस्न की पुतली हो, बहुत खूबसूरत हो, हसीन व जमील हो, तुम्हारे बराबर मैंने आज तक कोई देखी नहीं है खातून। तुम क्या जानो कि तुम्हारे साथ जो मैंने ये लम्हे गुजारे हैं, ये लम्हे मुझे कितना सुकून दे गए हैं, किस तरह के एहसासात से इन लम्हों ने मुझे दो चार कर दिया है। हर तरह के एहसासात मुझे हासिल हो गए हैं इन लम्हों से, जो लम्हे मैंने आपके साथ गुजारे हैं। मन ही मन में उनका शुक्रिया अदा कर रहा है ये, और उन लम्हों के बारे में ही बात कर रहा है। बच्चों, लम्हों के सिलसिले के अंदर, लम्हों के अंदर जो तजुर्बात हासिल हो रहे हैं और जो एहसासात हासिल हो रहे हैं, उनका बलवंत सिंह ने बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर बयान किया है। बहुत खूबसूरती से चीज़ बता दी गई है कि लम्हों के अंदर ज़िंदगी बदल जाती है, और लम्हे हमें वो एहसास दे जाते हैं जो ज़िंदगी भर के तजुर्बात से हमें कभी कभी हासिल नहीं होता है। तो उन्हीं जज्बात का बलवंत सिंह उमाकांत के ज़रिए इजहार कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो जो इन लम्हों में इनको हासिल हुआ है वो बहुत कीमती सरमाया है, और उसके जैसी दौलत उन्हें आज तक हासिल नहीं हुई है। और फिर मैंने कदरे बुलंदी आवाज़ में कहा, कदरे बुलंदी वही बहुत हद तक, तो कुछ हद तक बुलंद आवाज़ में अब ये कह रहे हैं। पहले तो मन ही मन में उस खातून की तारीफ़ कर दी उमाकांत ने, अब ये बुलंद आवाज़ में कह रहे हैं, मुआफ़ कीजिएगा आप कुछ परेशान सी नज़र आती हैं। उनके सामने खड़ा हो गया था, चेहरा देखकर मन में तारीफ करी, और फिर सामने बुलंद आवाज में कहता है कि माफ़ कीजिएगा आप कुछ परेशान लग रही हैं, क्या आपको कहीं जाना है, तांगा लाऊं, या आपको किसी का इंतज़ार है। कई तरह के सवाल उसने उस खातून से
किए। अब खातून सर पर दुपट्टा अपने सही करते हुए जवाब देती है। देखिए, उसने सर पर दुपट्टा संवारते हुए जवाब दिया, जी जाना तो करीब ही है, वो नहीं आए मुलाजिम को भेज देते, मुलाजिम को तो आना ही चाहिए था। अब वो अपनी परेशानी जाहिर कर रही है कि मेरे शौहर को मुझे लेने के लिए आना था, हो सकता है किसी काम के सिलसिले के अंदर वो कहीं अटक गए हों और मुझे लेने नहीं आ पाए, लेकिन नौकर को तो उन्हें भिजाना ही चाहिए था। ये लापरवाही वो कैसे कर बैठे, नौकर को मुझे लेने के लिए आना ही चाहिए था, क्योंकि वो पैर में उसके नुक्स था, लंगड़ाकर वो चल रही थी, चला नहीं जा रहा था ठीक ढंग से, 2 बच्चे थे, सामान भी थे, तो कोई साथ में होना ज़रूरी था। मैंने आगे बढ़कर लड़की को गोद में उठा लिया और बोला। अब उमाकांत ने लड़की को गोद में उठा लिया और कहता है, चलिए मैं आपको छोड़ाता हूँ। अब वो खुद छोड़ने के लिए जा रहा है। वो बगैर कुछ कहे मेरे साथ होली, उसके साथ चल दी वो औरत भी पीछे। अभी हम 15-20 कदम ही चले होंगे कि वो बोल उठी, लीजिए वो लड़का हमारा नौकर चला रहा है। औरत परेशान थी, खड़ी हुई थी। उमाकांत ने पूछा कि आप परेशान क्यों हैं, मैं तांगा ला दूं? औरत कहती है कि मेरे शौहर को आना था लेकिन वो नहीं आ पाए और किसी को उन्होंने भेजा भी नहीं, नौकर को तो भेज देना चाहिए था कम से कम। उमाकांत उसकी परेशानी, हिचकिचाहट को समझ जाता है और वो खुद हमदर्दी दिखाते हुए उसे घर पे छोड़ने का तकाजा करता है कि मैं तुम्हें तांगे तक या घर तक छोड़ देता हूं, और वो बच्ची को गोद में उठाकर आगे बढ़ता है। औरत भी उसके साथ चलती है और कुछ दूर जाते जाते वो रुक जाती है, उसको अपना नौकर नजर आ जाता है। वो नौकर आ रहा था रास्ते में, थोड़ा देर हो गई थी उसको आते आते, तो अब वो नौकर के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उमाकांत रास्ते में रुक गए, हम रुक गए। मैंने झिझकते हुए टांग की तरफ इशारा करते हुए दरियाफ्त किया। अब वो नौकर के साथ जाने के लिए तैयार है, खड़ी हुई है अभी शुक्रिया अदा करने के लिए, झिझकते हुए, यानी बात को पूछना नहीं चाह रहा था, फिर भी वो पूछता है कि आपकी टांग के अंदर जो नुक्स है, ये जो आप लंगड़ा कर चल रही हैं, ये आपका पैदाइशी है या किसी हादसे की वजह से है? वो पूछता है, क्या पैदाइशी नुक्स है? नुक्स के माने मैंने बात आए थे आपको, कमी, कुंजी। तो उसने कदरे तामुल किया, थोड़ी देर वो रुकी, थोड़ी देर रुकने के बाद थोड़ा सोचने के बाद फिर वो जवाब देती है। फिर अपनी आंखें मेरी आंखों में डालते हुए मुस्कुरा के बोली। देखो, देखने का अंदाज भी और बोलने का अंदाज भी बहुत कुछ बयान करता है। उसने पूछा कि आपकी टांग के अंदर जो नुक्स है, क्या ये कुदरती है या ये पैदाइशी है या किसी और वजह से है? वजह पूछी गई है टांग के नुक्स की। उमाकांत उस औरत से पूछ रहा है। औरत उमाकांत की तरफ देखती है, सोचती है, उसके बाद उसकी नज़रों में नज़रें मिलाकर और मुस्कुराती हुई कहती है, क्या कहती है? जी नहीं, यानी कि पैदाइशी नहीं है। जब फसादियों ने हमारे मकान पर हमला किया तो एक सूरबीर ने लाठी घुमाकर मारी थी। कितना बड़ा एहसास, कितना बड़ा दर्द की बात इसने कह दी। आंखों में आंखें डालकर हंसकर कह रही है, मुस्कुराकर कह रही है कि जब दंगे फसाद हो रहे थे तो उस वक्त एक सूरबीर ने, सूरबीर यानी बहादुर, ये तंज कर रही है कि वो बहादुर जो औरत को लाठी घुमाकर मार रहा है, उसने लाठी घुमाकर मेरे मारी थी तो मेरे पैर पर लगी और मैं हमेशा के लिए लंगड़ी हो गई। कितना दर्द, कितना जज्बात के साथ ये औरत कहती है, आंखों में आंखें डालकर कहती है, मुस्कुराकर कहती है कि एक सूरबीर ने मेरी टांग के ऊपर मारी थी, जो अपने आप को बहादुर कहता था, जो बहादुरी से हमें मारने के लिए आए थे। पुलिस ने हमें बचा लिया, हम बच गए, हमारी दुकान को लूट लिया, हमारे घर बार को जला दिया और हमें भी मारने के लिए उन्होंने हमला किया, घुमाकर लाठी मेरे मारी, मेरी टांग के ऊपर लाठी पड़ी थी, मैं लंगड़ी हो गई थी। और सूरबीर उसको कह रही है, तंज कर रही है, ये पूरे मुआशरे के ऊपर, पूरी कौम के ऊपर तर्ज कर रही है कि जो बहादुरी दिखाते हैं लेकिन बुज़दिलों की तरह हमला करते हैं, भीड़ में इकट्ठे होकर लोगों को मारते हैं। तो सूरबीर ने, बहादुर ने, मेरा दिल बैठने लगा। उमाकांत जब ये सुना तो उसको गहरा सदमा लगा, दर्द हुआ उसको दिल के अंदर कि क्या कोई किसी के ऊपर इस तरह से हमला कर सकता है, इतनी खूबसूरत खातून को कोई लाठी से इतने जोर से मार सकता है कि उसके पैर में नुक्स पैदा हो जाए। ये सोच के अंदर वो बैठ गया, वो गुम हो गया। लरसते हुए हाथों से मैंने बच्ची को नौकर की तरफ बढ़ाया, मेरी पेशानी पर ठंडे पसीने की बूंदें फूट पड़ी, कांपते हुए हाथ से जेब में रुमाल टटोलने लगा। जब उसने सुना कि वो लाठी की चोट की वजह से लंगड़ी है, परेशान हो गया, दिल घबरा गया उसका, उसकी हमदर्दी के अंदर वो डूब गया।
उसके दर्द को, खातून के दर्द को वो अपना दर्द समझने लगा। उसके चेहरे के ऊपर ठंडी पसीने की बूंदें आ गईं, परेशान हो गया, लरजने लग गए उसके हाथ पैर, धूजने लग गया वो कि ये क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह के फसादात होते हैं। और जेब में रुमाल टटोलता है ताकि अपने पसीने पोंछ लें। रुखसत के मौके पर कुछ कहना चाहा लेकिन होठ फड़फड़ा कर रह गए। अब जब उसको माजरा समझ में आ गया कि किस वजह से ये लंगड़ी हुई है, और मुझे भी नुक्स दिखाना नहीं चाहती थी, कि जब रुखसत होने लगे तो उसने अपने होठों से कुछ कहना चाहा, कुछ माजरत करनी चाहिए, कुछ शर्मिंदगी अपनी जाहिर करनी चाहिए, लेकिन बाइस शर्म उसके होठ हिले नहीं। वो होठ उसके फड़फड़ा कर रह गए। खाली कुछ कहना चाहा, बुदबुदाना चाहा, हल्के से हिले, और उसके बाद उसकी उस खातून के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अब कुछ इशारों में बात हो रही है, नज़र में बात हो रही है। चुनांचे मैं कुछ इस अंदाज से 2 कदम पीछे हटा जैसे वो कदीम बाबिलियों की हसीन शहजादी हो। अचानक उसको मन में एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा हुआ हूं, और 2 कदम में इस तरह से पीछे हटा कि जैसे वो खातून कोई आम खातून ना होकर बाबिलियों की शहजादी हो। बेबीलोन कदीम शहर है, बड़ा अजमत वाला शहर था, अजीम शहर था। उस शहर की शहजादियां, रानियां भी बड़ी अजमत वाली होती थी, अजीम होती थी। तो इसने उस औरत के अंदर जिस अंदाज में खड़ी हुई थी, बेबीलोन की शहजादी नजर आई, बेबीलोन की रानी नजर आई। वो उसकी ताईद में, उसकी इज्जत करने के लिए 2 कदम पीछे हट गया। मेरी आंखें झुककर उसके कदमों पर जम गईं, यानी अपनी आंखों से उसके कदमों का एहतराम कर रहा है। उसकी अजमत के अंदर उसकी आंखें उसके कदमों के ऊपर झुक गईं। मैंने तसव्वुर में उसके पांव पर सर रख दिया, यानी सोच ही सोच के अंदर उसके सामने सजदा कर दिया, उसके पांव के अंदर सर झुका दिया। जिस तरह से कोई बादशाह के सामने खड़ा होता है, जिस तरह से कोई बादशाह के सामने उसकी ताज़ीम में सर झुका देता है, इसने भी उस खातून की ताज़ीम के अंदर सर झुका दिए। इसको वो शहजादी तसव्वुर कर रहा है, कोई रानी तसव्वुर कर रहा है। फिर उचटती हुई नज़रों से उसके जानिब देखा तो मालूम हुआ कि अब उन आंखों में वो रूखापन न था, न सख्ती थी। वो तंज़ी अंदाज में उसने बात की थी कि एक शूरवीर ने मेरी टांगों के ऊपर लाठी मारी थी, इस वजह से मैं लंगड़ी हो गई थी। अब उमाकांत शर्मिंदा हो गया, क्योंकि वो भी उस कौम से ताल्लुक़ रखता है, उसी मुल्क से ताल्लुक़ रखता है जहां पर उसके साथ ये हादसा हुआ था। वो सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा है, सारी कौम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा है। अब वो शर्मिंदा है, परेशान है, दिल पसीज रहा है, हमदर्दी दिखा रहा है, करे तो क्या करे। उससे नजर नहीं मिला पा रहा, उसको अपने आगे बड़ी समझ रहा है, अपने आप को हकीर समझ रहा है। उसको रानी कबूल करके, उसको शहजादी कबूल करके उसकी अजमत के अंदर अपना सर झुका रहा है, अपनी आंखें झुका रहा है। अब उससे आंखें मिलाई तो अब जब उसका दिल रो रहा है, उसके दिल मलामत अपने आप के ऊपर कर रहा है, तो उसको भी, जो शहजादी बनी हुई है, जो औरत थी, उस खातून को भी उमाकांत के ऊपर रहम आ गया। अब उन आंखों में वो रूखापन न था, ना वो सख्ती थी। जो रूखापन उसने वो बात बताते हुए की थी, जो तंज वाली आंखें थी, जो मुस्कुराती हुई बात कर रही थी, वो उमाकांत के अंदर चुप गई थी। अब औरत का अंदाज वो नहीं था। उमाकांत की शर्मिंदगी की वजह से वो समझ गई कि ये शर्मिंदा है और ये मेरे लिए हमदर्दी रखता है। तो अब उसके तेवर बदल गए औरत के, और वो मोहब्बत के अंदाज में उसकी तरफ देखती है और उसकी सारी हमदर्दी को वो कबूल करती है। उमाकांत कहता है, मुझे यूं महसूस हुआ कि वो मेहरबान होती हुई किसी खुदसर मलका की तरह, खुदसर जो सारे फैसले खुद करने वाली हो, अपने आप के अंदर ताबे में ना हो, बहुत बड़ी अजमत वाली मलिका को खुदसर मलिका कहा जाता है। तो वह अपने आप को एक खुदसर मलिका तस्लीम कर रही है। उमाकांत तसव्वुर कर रहा है, उसकी नज़रों से दिखाया जा रहा है ये कि किस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। तो उमाकांत को ऐसा महसूस हुआ कि वो जो मलका है, खुदसर मलका की तरह कह रही है, माँ बदौलत खुश हुए, माँ बदौलत ने न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारी सारी कौम को माफ़ कर दिया। जैसे कोई शहंशाह बात करता है, इस अंदाज में उसने आंखों ही आंखों में बात किया। जब उसने हमदर्दी देखी उमाकांत के दिल के अंदर, तो उमाकांत को लगा कि इसने मुझे माफ़ कर दिया, मेरी पूरी कौम को माफ़ कर दिया, उन सारे दंगाइयों को माफ़ कर दिया जिन्होंने दंगे फैलाए थे, जिन्होंने फसाद किए थे। और वो सबकी जो है अज़मत कबूल कर रही है, सबकी तरफ से हमदर्दी कबूल कर रही है।
एक मर्तबा फिर हमने एक दूसरे की जानिब शुक्रगुजार नज़रों से देखा और फिर हम एक दूसरे से दूर होने के लगे, यहाँ तक कि बिलाखिर एक दूसरे की नज़रों से हमेशा हमेशा के लिए ओझल हो गए और फिर वो देखते देखते एक दूसरे को निकल गए। औरत अपने रास्ते पर चली गई और उमाकांत अपने रास्ते पर चला गया। जब हमारा ये अफसाना शुरू हुआ था, एक रूमानियत के एहसास के साथ शुरू हुआ था। इश्क का एहसास था, रूमानियत का एहसास था, नई जवानी के जज्बातों के इजहार का एहसास था। लेकिन जहाँ ये ख़त्म हुआ बच्चों, वहाँ एक दर्द भरे एहसास के साथ ख़त्म हुआ है, गम के साथ ख़त्म हुआ है, एक तड़प के साथ ख़त्म हुआ है कि दंगे फसाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, अमूमन होते रहते हैं लड़ाई झगड़े। हर जगह इंसानियत का कत्ल किया जाता है, इंसानियत को मारा जाता है। मैंने आपको बताया कि लड़ाई झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, हमला चाहे हिंदू पर हो या हमला चाहे मुसलमान पर हो, चाहे हिंदू मरे या मुसलमान मरे, इंसानियत मरी जाएगी। दोनों ज़िंदा रहेंगे, ना हिंदू मज़हब ख़त्म होगा ना मुस्लिम मज़हब ख़त्म होगा, लेकिन बीच में इनके इंसान मर जाएगा, इंसान पिसता चला जाएगा। जब दुकानें जला दी जाती हैं, घर तबाह कर दिए जाते हैं, लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है, तो बच्चों वो बहुत बड़े हादसे की तरह पूरी ज़िंदगी के ऊपर चिपक जाता है, पूरी ज़िंदगी यादों के साथ जुड़ जाता है। और ये हादसे तब होते हैं कि जब हमें एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं होता है, हमें अपने भाई के ऊपर भरोसा नहीं होता है, हमें हमारे सामने रहने वाले के ऊपर भरोसा नहीं होता है। और ये भरोसा ना करना ही दंगे फसाद की वजह बनती है, लड़ाई झगड़े की वजह बनती है। तो कोशिश ये करनी है, भाईचारे को बढ़ावा देना है, जितना कोशिश करें उतना भाईचारे को बढ़ावा दें। गम और दुख के एहसास के साथ ये अफसाना ख़त्म हो रहा है। उमाकांत के किरदार के ज़रिए सारी की सारी बयानी अदा कर दी गई है। शुरू में ये अलहड़ नौजवान नज़र आता है, एक मस्त नौजवान नज़र आता है, लेकिन आखिर में ये एक समझदार और काबिल इज़्ज़त शख्स की तरह उभरता है, जो अपने कौम के किए गए जुल्मों की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेता है। पूरे के पूरे मुआशरे की, पूरे मुल्क की जो नाकामियां हैं उनकी जिम्मेदारी अपने सर ले लेता है और उसको सुधारने की कोशिश करता है कि बातों ही बातों में जिस तरह से ये उस खातून के सामने अपने दुखों का इजहार कर देता है, अपने गम का इजहार कर देता है और हमदर्दी का इजहार करता है, तो बच्चों यही सच्चे इंसान की पहचान है, यही अच्छे इंसान की पहचान है। इंसान के अंदर इंसान के लिए हमदर्दी होनी चाहिए, दर्द को पहचानने की क़ुव्वत होनी चाहिए। इंसान हैं हम, कोशिश करें कि हमारी वजह से किसी को भी तकलीफ़ ना हो, किसी को भी दुख दर्द का सामना ना करना पड़े, मुसीबत में मुब्तला ना होना पड़े। अगर हमारी वजह से कोई मुसीबत में मुब्तला होता है, हमारी माने बच्चों हम सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे, हम पूरे अपनी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम पूरे मुआशरे की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम हमारे पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमें ऐसा मुल्क बनाना है कि जहां हर मज़हब के लोग, हर फ़िरके के लोग मिलजुल कर रहें, हर ज़ात के लोग मिलजुल कर रहें, ना कोई ज़ात पात की बुनियाद पर तफरीक करने वाला हो, ना ही कोई मज़हब के बुनियाद के ऊपर तफरीक करने वाला हो। तफरीक जानलेवा है, तफरीक अगर होती है तो फिर वहाँ पर दुश्मनी पैदा हो जाती है, बैर पैदा हो जाता है, और वो फिर हमारे मुल्क के लिए, हमारी आवाम के लिए, हमारे ख़ुद के लिए अच्छा नहीं है, वो सब बाइस हलाकत है। बच्चों यहाँ पर बलवंत सिंह का अफसाना लम्हे मुकम्मल हो गया है। लम्हे गुजरते हुए हमने इस अफसाने में देखे और बहुत तरह के एहसासात हमें इस अफसाने में नज़र आए हैं। खुशियाँ भी नज़र आई हैं, रूमानियत भी नज़र आई है, हमदर्दी भी नज़र आई है, हमें दुख दर्द की कैफियत भी इन लम्हों के अंदर नज़र आई है। और इन लम्हों का हमने मुताला किया जो बलवंत सिंह के लिखे गए हैं और इन कैफियत को हमने बखूबी महसूस किया है। बच्चों यहाँ पर ये सबक मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के अंदर इस सबक से मुतालिक यानी लम्हे से मुतालिक सवालों के जवाबात हम हासिल करेंगे। अगले हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।